नफरतों की आंधियां तेज हैं और मैं उम्मीदों का एक चिराग जलाए रखने की जिद पर हूँ। बारूद से बेबस है मेरी दुनिया जब तक, हसरतों के हिस्से हैं हार जब तक, तब तक, हाँ तब तक मैं हौसले का एक चिराग जलाए रखने की जिद पर हूँ। On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. ये आतंक के मंसूबों के खिलाफ स्कूल जाने वाली एक छोटी सी बच्ची का ऐलान है। ये महज 16 बरस की एक लड़की की जिद की दास्तान है जो आज सारी दुनिया के लिए एक उम्मीद की शक्ल में बदल चुकी है। मलाला आतंक के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करती है तो उसे अपनी गोली का शिकार बनाने वाले तालिबान को भी अमन का ये पैगाम चौंका देता है। I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. और मलाला के ये मंसूबे जब दुनिया सुनती है तो बच्चों की स्कूली शिक्षा का सवाल दुनिया के एजेंडे में सबसे ऊपर आ जाता है। We will continue our journey to our destination of peace and education. No one can stop us. We will speak up for our rights and we will bring change through our voice. मलाला ने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत कम लोगों को हासिल होता है, लेकिन मलाला की छोटी सी जिंदगी दहशत की गलियों में पली और बड़ी है। आतंक के खिलाफ लड़ाई का दूसरा नाम बन चुकी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई की जिंदगी बदल दी। अक्टूबर 2012 की एक तारीख ने 9 अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई को गोली मार दी जाती है और ये गोली निकलती है तालिबान की बंदूक से। ये कब और कैसे हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सवाल ये कि स्कूल जाने वाली एक छोटी सी बच्ची मलाला तालिबान की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई। 1997 में जन्मी मलाला पाकिस्तान की स्वात घाटी के एक छोटे से कस्बे मिंगोरा में अपने पिता जियाउद्दीन, माँ और भाई के साथ रहती थी। मैं कितना काम करती हूँ, अम्मी डांटती हैं नहीं डांटती हैं कि जरा ये भी तुमने बनाना है, चाय सही नहीं बनाई है, अंडा सही फ्राई नहीं किया है। अम्मी तो मैं काम नहीं करती और अम्मी कहती है मैं नहीं करती। सारी अम्मियाँ ही वैसे ऐसी होती हैं, पता नहीं मैं क्यों। नहीं करती काम। और एक ऐसा दौर भी आया जब स्वात घाटी पर आतंकी संगठन तालिबान ने कब्जा कर लिया और मलाला का शहर मिंगोरा, वहां पर भी अब उनकी हुकूमत हो गई। स्वात तालिबान के जुल्म से छलनी हो रहा था। मलाला का शहर मिंगोरा कांप रहा था। वो एक छद्म नाम से बीबीसी उर्दू पर एक डायरी लिख रही थी। डायरी का नाम था गुल मकई और उसमें तालिबान के खून खराबे और जोर जबरदस्ती की हर दास्तान दर्ज हो रही थी। तालिबान सख्ते में था कि उसके बारूदी खेल की पूरी कहानी आखिर कौन बयां कर रहा है। तब शायद उसे अंदाज भी नहीं था कि वो एक 11 साल की बच्ची हो सकती है। इसी दौर में तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। मलाला का सपना उसके सामने चकनाचूर हो गया। 15 जनवरी के बाद अगर कोई लड़की स्कूल गई तो उसकी जिम्मेदारी उसके वालिदैन या स्कूल की इंतजामिया पर होगी। स्कूल जाते थे तो हम आम कपड़ों में जाकर अपनी किताबों को अपनी चादरों में छिपाते थे ताकि इन दहशतगर्दों को ये मालूम न हो कि हम तालिब इल्म हैं और ये हमें नुकसान न पहुंचाए। उसने फिर लिखा, मैं शायद कभी भी स्कूल ना जा सकूं। स्कूल जाते समय मेरा मूड खराब था क्योंकि कल से सर्दी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। प्रिंसिपल ने छुट्टियों का तो ऐलान कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि स्कूल दोबारा कब खुलेगा। हालांकि प्रिंसिपल ने हमें स्कूल खुलने की तारीख ना बताने की वजह नहीं बताई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए है क्योंकि तालिबान ने 15 जनवरी से लड़कियों की पढ़ाई पर प्रतिबंध का ऐलान किया हुआ है।
तालिबान के इस फरमान के खिलाफ लिखी गई मलाला यूसुफजई की डायरी ने दुनिया भर को सकते में डाल दिया। आखिरकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और 2009 में पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई शुरू की। 9 अक्टूबर 2012 मलाला अपनी सहेलियों के साथ मिंगोरा के अपने खुशहाल पब्लिक स्कूल से घर लौट रही थी कि तभी करीब 1 किलोमीटर दूर उसकी गाड़ी रुकवा ली गई। मलाला का नाम पूछा गया और तालिबानियों की बंदूक से निकली गोली उसकी गर्दन को चीरती हुई निकल गई। एक युवा दाढ़ी वाला शख्स हल्के कपड़ों में आया और वैन रुकवाई। उसने पूछा, क्या ये खुशहाल पब्लिक स्कूल की बस है? उस्मान भाईजान को लगा क्या वाहियात सवाल है जब नाम बस पर लिखा है। तभी पीछे के दरवाजे से एक शख्स चढ़ा और उसने कहा, देखो ये वो है जिसके पास पत्रकार इंटरव्यू के लिए आते हैं। दूसरे ने पूछा, मलाला कौन है? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़कियों ने मेरी ओर देखा। सिर्फ मेरे चेहरे पर नकाब नहीं था। उसने काली पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। उसे इलाज के लिए ब्रिटेन के बर्मिंघम ले जाया गया। उसके दिमाग के 2 ऑपरेशन किए गए और उसके सिर पर टाइटेनियम की प्लेट लगा दी गई। आखिरकार दुआओं और दवाओं का असर शुरू हुआ और पाकिस्तान की बहादुर बेटी जल्द ठीक होने लगी। हमले के बाद जब मलाला दुनिया के सामने आई तो और बेखौफ होकर, इस वादे के साथ कि लड़कियों की स्कूली पढ़ाई की उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यूसुफजई, आज आप सबसे बात कर रही हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं हाथ हिला सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरी आंखें काम कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मेरे लिए दुआएं की है और खुदा ताला ने आपकी दुआएं सुनी और खुदा ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। और पुरानी ज़िंदगी और ये नई ज़िंदगी दोनों में लोगों के खैर के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं गुजारना चाहती हूँ। मलाला ने अपनी जंग लड़ी और एक हद तक जीत भी ली, जिसका हथियार वो कलम को मानती हैं। वो कलम जो स्कूलों में लिखना पढ़ना सीखती है और फिर हक की आवाज बन जाती है। जिस उम्र में कोई बच्चा राजनीति का पहला अक्षर भी नहीं समझता, उस उम्र में मलाला यूसुफजई राजनीति में आने की बात करती हैं। वो आतंक के खिलाफ दुनिया की लड़ाई के लिए एक शपथ बन चुकी हैं। One teacher, one book and one pen can change the world. श्री कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार जीतने की बधाई। पूरे देश को इस उपलब्धि पर गर्व है। पूरी इंसानियत के लिए बेहद जरूरी काम को उन्होंने पूरा जीवन दे दिया है। उनके मजबूत इरादों के लिए मेरा सैल्यूट। प्रधानमंत्री मोदी की यह बधाई है साल 2014 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए 60 बरस के कैलाश सत्यार्थी के लिए, और सलामी कैलाश के उस इरादे के लिए जो हर बचपन की तकलीफों को खुशियों में बदल देना चाहता है। जरा 20 मई को पीएम चुने जाने पर नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई में इस इरादे की झलक देखिए। एक चाय वाला विरोधों के बावजूद देश का प्रधानमंत्री बना है। अब उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि अब कोई बच्चा बाल मजदूर न बन पाए। बचपन को बचाने की जिद कैलाश सत्यार्थी को मध्य प्रदेश के छोटे से शहर विदिशा से मिली थी, जहां 1954 में उनका जन्म हुआ था। 6 बरस की उम्र में अपने पिता की उंगली थामकर कैलाश जब स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में उन्हीं की उम्र का एक बच्चा जूते पॉलिश करते दिखा। वो छोटे थे और यही बात उनके दिल में घर कर गई। उस घटना के 20 बरस बाद यानी साल 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। बाल मजदूरी के खिलाफ देश के इस सबसे बड़े आंदोलन को आप बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। मैं ये सम्मान उन करोड़ों करोड़ों बच्चों के नाम देता हूँ जिनकी आवाज़ को कभी नहीं सुना गया, जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाई, जो गुलामी में जी रहे हैं, जिनको जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदा बेचा जाता है मेरे देश में और सारी दुनिया में। कैलाश ने बाल मजदूरी कराने वालों पर छापेमारी, पुलिस और कानून की मदद से कार्रवाई और लोगों को बाल मजदूरों के हाथों बनी चीजों से परहेज करने की सीख दी। देखते ही देखते कैलाश का यह आंदोलन कारोबारी दुनिया में खप रहे 80,000 बच्चों की आजादी की वजह बन गया। उनका जो डेडिकेशन है बच्चों के लिए काम करने का, इस इशू को, चाइल्ड लेबर के इशू को उन्होंने नॉन इशू से एक इशू बनाया। दुनिया में कभी जाना नहीं जाता था, कोई जानता नहीं था कि चाइल्ड लेबर क्या चीज़ है। पिछले 30 सालों से, 30, 35, 40 सालों से जो भी उन्होंने किया है उसका आज रियल रिकग्निशन मिला है। कैलाश ने जब बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया तब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके थे और भोपाल में प्रोफेसर थे, लेकिन इस आंदोलन के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया।
आज बचपन बचाओ आंदोलन से 80,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और 750 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। ये तस्वीरें उस दौर की हैं जब कैलाश सत्यार्थी ने देश के दायरे से बाहर निकलकर बाल मजदूरी के विरोध को सारी दुनिया की मुहिम बना दिया। मुहिम का नाम था ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। कैलाश सत्यार्थी की इस मुहिम के आंकड़े आपको चौंका देंगे। कैलाश की मुहिम में 140 देश शामिल हुए। हर देश के कोने कोने में मार्च निकाला गया। बाल मजदूरी के खिलाफ 72 लाख लोग सड़क पर उतरे। इसमें 20,000 स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हुईं। अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जिसने बाल मजदूरी के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी के ग्लोबल मार्च में हिस्सा न लिया हो। कैलाश सत्यार्थी के बाल मजदूरी के खिलाफ इस मार्च के पीछे दरअसल 1998 में जिनीवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही बैठक थी। मार्च में शामिल कई सदस्य जिनीवा पहुंचे और उसका असर ये हुआ कि सत्यार्थी के सुझाव पर 150 देशों ने बाल मजदूरी के खिलाफ प्रस्ताव पर अपने दस्तखत कर दिए। हमारे यहाँ बाल अधिकार की बात लोग करते हैं, लेकिन बाल अधिकार की संस्कृति, बाल अधिकार की चेतना, बाल अधिकार की जानकारी और बाल अधिकारों को अपने जिंदगी में जीने का तरीका हमारे समाज में नहीं है। तो हम बच्चे के ऊपर या तो दया करते हैं या उसका शोषण करते हैं या उसको दंड देते हैं। हम समझते हैं कि हम ही समझदार हैं, लेकिन बच्चे की इज्जत एक जिम्मेवार नागरिक के नाते हम लोग नहीं कर पाते। तो हर बच्चे की इज्जत जो बच्चे का संवैधानिक अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार भी है। ये निशान देखिए, इसका नाम है रग मार्क। ये निशान भी कैलाश सत्यार्थी की बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी मुहिम का हिस्सा है। ये निशान उन्हीं कंपनियों के माल पर लगता है जहां कोई बाल मजदूर नहीं है और जो कंपनियां इसकी जांच पर खरी उतरती हैं। साल 1994 में कैलाश सत्यार्थी के शुरू किए गए रग मार्क को अब गुड वीव नाम के इस दूसरे निशान में बदल दिया गया है, लेकिन शर्त वही है। कैलाश का काम लगातार बढ़ रहा है और उम्र के साथ उनका इरादा और मजबूत होता जा रहा है। ये तस्वीरें साल 2012 के एमसीडी चुनाव की हैं, जहां कैलाश ने बचपन को ही मुद्दा बना लिया। पेंटिंग के माध्यम से हस्ताक्षर करेगा। जो हस्ताक्षर करेगा वो चाहे किसी पार्टी का हो, ताली बजाएंगे, उसकी दबाएंगे। लेकिन जो आनाकानी करेगा कैंडिडेट, उसको हम लोग काली सूची में ब्लैकलिस्ट करके उसका नाम पूरी दिल्ली में लिखेंगे, दीवारों पर छापेंगे, अखबारों में पर्चे छापेंगे। ये कैंपेन चुनाव तक न रहे, इसी चुनाव तक। कैलाश के बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बाल ग्राम मित्र योजना अब काम कर रही है, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई और गरीबी दूर करने का काम किया जा रहा है। कैलाश का अगला मिशन है संयुक्त राष्ट्र में साल 2015 के बाद विकास के एजेंडे में बाल मजदूरी के मुद्दे को शामिल करना। कैलाश का अगला मिशन है संयुक्त राष्ट्र में साल 2015 के बाद विकास के एजेंडे में बाल मजदूरी के मुद्दे को शामिल कराना। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार के लिए बधाई और उनके अगले मिशन के लिए शुभकामनाएं। मैंने नहीं सोचा, मुझे यकीन नहीं था। लोग मुझसे कहते थे कि चूंकि तुमने भारत में ये काम शुरू किया और पूरी दुनिया में ये आंदोलन फैला दिया है, तो कभी ना कभी ये सम्मान या ऐसे सम्मान मिलेंगे, लेकिन मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज थी।